नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं सुपर टेट में साइंस के सिलेबस को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर टेट में साइंस के सिलेबस को लेकर कि सुपर टेट में आपके साइंस के सिलेबस के अंतर्गत आयोग द्वारा कौन कौन से टॉपिक आपके साइंस के सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस का क्या वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें साइंस को कवर करना चाहिए ताकि हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इजीली आ सके। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं आपके विज्ञान के अंतर्गत और इसे किस तरीके से कवर किया जा सके ताकि सुपर टेट में जो साइंस का सेक्शन है इसमें से जो 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें अपना स्कोर 10 में से 10 किस तरीके से प्राप्त किया जाए, इस स्ट्रेटजी को समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो हमारे सुपर टेट में साइंस का सिलेबस है इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। तो उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सुपर टेट में साइंस के सिलेबस के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आपको निर्धारित किया गया है वो है आपका स्टूडेंट्स दैनिक जीवन में विज्ञान। यानी कि जो आपका पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट जो ये आपका टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी दैनिक जीवन में विज्ञान का मतलब है कि जो विज्ञान है आपका उसका डेली लाइफ से क्या रिलेशंस है। तो डेली लाइफ से क्या रिलेशंस है इसके अंतर्गत हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जैसे आपके होते हैं सोप एंड डिटर्जेंट यानी कि जिसे हम साबुन एवं अपमार्जक कहते हैं, ग्लास यानी कांच कहते हैं, आपके एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक कहते हैं, आपके कोल यानी कोयला को कहते हैं। इसके बाद आपके कुछ कल्चर्स आते हैं जैसे कि आपके अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है या फिर आपके फूलों की यानी बागवानी की खेती को क्या कहा जाता है। तो कल्चर से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपके कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण क्रांतियां, जैसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है या फिर आपके गुलाबी क्रांति किसको कहा जाता है, तो इस तरीके से भूरी क्रांति किसको कहा जाता है। तो ये आपके स्टूडेंट्स दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या रोल है, इसके अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से आपके सुपर टेट में भी सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, ये आपके सिलेबस में सबसे पहले है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं गति, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे गति को, यानी कि मोशंस क्या होते हैं और मोशंस के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे आपके वेग क्या होते हैं, विस्थापन क्या होते हैं, औसत वेग क्या होता है। इसके बाद आपके त्वरण क्या होते हैं, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण किसको कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण किसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं आपके विस्थापन। इसके बाद आते हैं आपके गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस। गति के समीकरण कितने होते हैं, कौन कौन से समीकरण हैं, उन पर बेस्ड किस तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गति के नियम, यानी कि न्यूटन के द्वारा जो गति के नियम दिए गए हैं वो कितने नियम है और प्रत्येक नियम के अन्य कौन कौन से नाम है। उससे रिलेटेड आपके अनुप्रयोग से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर तरीके से हम गति को स्टडी करेंगे डिटेल में, जहाँ जहाँ से आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि सुपर टेट के आपके बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हुए हैं, लेकिन सुपर टेट में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही होते हैं। हालांकि इसीलिए आपको टॉपिक दिया गया है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जब आपके सिलेबस में विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान होता है तो उसके अंतर्गत आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपको पता है कि जो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं वो कौन कौन से नियम हैं और उसके अनुप्रयोग से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं बल, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो बल को हम पढ़ेंगे और यहाँ से आपके 69,000 में भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि इस ब्रह्मांड का जो सबसे कमज़ोर बल है वो कौन सा बल है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल है। ये आपके 69,000 एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो आपका गति है, मोशन है, यहाँ से रिलेटेड
68,500 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक व्यक्ति घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और विद्यालय से घर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो उसका औसत वेग बताइए। तो इस तरीके से आपसे गति से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे गए हैं 68,500 में, बल से रिलेटेड 69,000 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक आपके सामने आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन सभी टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जब आपको कंटेंट कराया जाएगा उसके बाद उस पर बेस हर एक टॉपिक पर बेस प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे और उसमें वो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं और वो टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको सबसे पहले अच्छे से कंटेंट को पढ़ना, जैसे कि मैंने आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत बताया है कि सबसे पहले आपको कंटेंट को पढ़ना होता है, उसके मैकेनिज्म को समझना होता है कि आयोग ने इस टॉपिक को अगर हमें पढ़ने के लिए दिया है तो क्यों दिया, हमें इस टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहिए। और उसके बाद उनसे रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तब आपको आइडिया होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें किस तरीके से कंटेंट को कवर करना चाहिए ताकि हम किसी भी तरीके से क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएं। तो इन सभी बातों को, इन सभी गतिविधियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम बल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी कार्य जिसे हम कहते हैं वर्क, ऊर्जा जिसे हम कहते हैं एनर्जी और शक्ति जिसे हम कहते हैं पावर। तो कार्य क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, उसके बाद आपकी शक्ति क्या है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। जैसे कि आपके घरेलू उपकरणों में आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो उसमें अगर आपके यूनिट की वैल्यू बता दिया जाए कि आप 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो इतने पैसे इसकी कॉस्ट है, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार कितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपका एक मंथ का जो बिजली का बिल होता है वो कितना होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम शक्ति के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आता है आपके इसके अंतर्गत ध्वनि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साउंड, यानी कि साउंड क्या है, साउंड कितने प्रकार के होते हैं, जो मनुष्य जिस साउंड को सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है, चमगादड़ एवं बिल्ली कौन से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वेल कौन से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम साउंड के अंतर्गत पढ़ेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश, यानी कि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लाइट। ये स्टूडेंट्स ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ध्वनि और प्रकाश ऐसे टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ से प्रकाश से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे सुपर टेट के सिलेबस में साइंस का वेटेज मात्र 10 मार्क्स का है, तो इसके लिए बहुत सारे टॉपिक आपके निर्धारित किए गए हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाए, लेकिन एक प्रश्न पूछना निश्चित है। और उस एक प्रश्न को हम किस तरीके से राइट कर पाए, इसके लिए जितने भी पॉइंट्स हमें पढ़ना पड़े उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में इस सेक्शन से गलत ना हो पाए। तो ये कुछ टॉपिक है स्टूडेंट जो आपके फिजिक्स के अंतर्गत बनते हैं, यानी कि जो दैनिक जीवन में विज्ञान है ये आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हुए साइंस है। और इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं गति या फिर बल या फिर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ध्वनि और प्रकाश, ये फिजिक्स के पार्ट है, यानी कि ये आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक विज्ञान का जो वेटेज है स्टूडेंट्स वो 4 से 5 प्रश्नों का है। आपके सुपर टेट एग्जाम्स में 4 से 5 प्रश्न आपके भौतिक से रिलेटेड इन टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। और भौतिक विज्ञान को कवर करने के लिए एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं मापन एवं मात्रक, यानी मापन एवं मात्रक स्टूडेंट्स ये आपका बेस ऑफ फिजिक्स होता है। यानी कि अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं,
यानी कि अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसका बेस है। जब तक आप फिजिक्स के मापन एवं मात्रक को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको ये जो सब्जेक्ट्स है ये अच्छे से समझ नहीं आता है, क्योंकि इसको हम आधार मानते हैं फिजिक्स का। अगर आप कहीं पर भी भौतिक विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है उसके बेस को समझना, यानी कि यूनिट और उसके मेजरमेंट को समझना। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम एक प्रश्न आपके हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि आपके 69,000 में क्वेश्चंस पूछा गया था कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो एक माइक्रोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, ये आपके मापन एवं मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये आपका बेस ऑफ फिजिक्स होता है। यानी कि अगर आप फिजिक्स को किसी भी एग्जाम्स में पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने निश्चित है। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि ये स्टूडेंट्स बेस ऑफ फिजिक्स है, ये आपके सिलेबस में निर्धारित नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आयोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, जैसे आप गति को पढ़ते हैं, बल को पढ़ते हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति को पढ़ते हैं, ध्वनि को पढ़ते हैं, प्रकाश को पढ़ते हैं, तो इन सभी के आप मात्रक को जानते ही हैं और ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंसान को, एक बच्चे को पता होना चाहिए। और आप एक टीचर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए इतना डिटेल में आपको बताया नहीं जाता कि आपको मापन एवं मात्रक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बेस है। जिस तरीके से हम अंग्रेजी में ABCD को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ABCD सीखा है तभी हम किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को पढ़ पाते हैं। तो इसी तरीके से मापन एवं मात्रक जो होता है वो आपके फिजिक्स का बेस होता है और इस चीज़ को आप पहले से जानते हैं, ये अंडरस्टूड है, ऐसा मानती है आयोग। इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 69,000 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद मापन एवं मात्रक को पढ़ेंगे जो आपका बेस ऑफ फिजिक्स है, और उसके बाद हम 1 बाय 1 गति को पढ़ेंगे, फिर बल को पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को पढ़ेंगे, उसके बाद ध्वनि को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रकाश को पढ़ेंगे। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो सेक्शन है फिजिक्स का, यहाँ से आपके एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक आपका फिजिक्स है। इसके बाद आते हैं आपके पदार्थ, इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि मैटर और मैटर के जो स्टेजेस हैं इसकी अवस्थाएं क्या है। तो ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि आप मैटर को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और मैटर के जो स्टेजेस होते हैं उनको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो भी मैटर्स है, जो भी पदार्थ है और उनकी क्या अवस्थाएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी आवर्त सारणी है, जहां से आपको एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। इसके बाद आता है आपका एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ये टॉपिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अम्ल, क्षार, लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रबल अम्ल कौन से हैं, कहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है दुर्बल क्षार कौन से हैं, और जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, यानी लवण क्या होते हैं। और इनके अंतर्गत बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये सभी हम अम्ल, क्षार एवं लवण के अंतर्गत पढ़ते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से इसके अंतर्गत एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं धातु एवं अधातु, यानी धातु क्या है और अधातु क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपके केमिस्ट्री का हिस्सा है। धातु क्या है और अधातु क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस देखने को हर एग्जाम्स में मिलता है। तो ये 3 टॉपिक आपके स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। एक होता है आपका पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ, उसके बाद आता है अम्ल, क्षार एवं लवण,
और तीसरा टॉपिक आता है आपका धातु एवं अधातु। ये तीनों ही टॉपिक आपके स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंतर्गत बनते हैं, यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपसे ये 3 टॉपिक में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आयोग ने निर्धारित किए गए हैं। और केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है स्टूडेंट्स वो 2 से 3 प्रश्नों का होता है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पर। हो सकता है वो तीनों ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस ले, या हो सकता है इसमें से किसी एक टॉपिक को वो स्किप कर दे और 2 क्वेश्चंस ले, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आपके इन तीनों टॉपिक से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप 68,500 एग्ज़ाम्स को उठाकर देखेंगे, 69,000 के एग्ज़ाम्स को उठाकर देखेंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इन टॉपिक्स को भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाओं को जानेंगे। इसके अंतर्गत हम आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं। इसके अंतर्गत हम स्टूडेंट्स पीएच स्केल को पढ़ेंगे, यानी कि जो 7 होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, न्यूट्रल हम किसे कहते हैं। 7 से अगर किसी की पीएच वैल्यू कम है तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो एसिड है या बेस है। और 7 से अधिक अगर किसी की पीएच वैल्यू आती है वो किस प्रकार का पदार्थ है, वो एसिड है या फिर बेस है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पीएच पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आता है आपका एक टॉपिक धातु और दूसरा होता है अधातु। तो धातु को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से धातु के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से अधातु के अंतर्गत आते हैं। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सभी पॉइंटों को डिटेल में स्टडी करेंगे विद प्रैक्टिस सेट के साथ। पहले हम कंटेंट को कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए आपके रेंज से बाहर ना हो पाए। तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री सेक्शंस भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान एवं जीवों की दुनिया, यानी कि इसके अंतर्गत हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। और इसमें हम जीवों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से जीव होते हैं, उनका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, किस तरीके से कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मानव शरीर, यानी मानव शरीर जिसे हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत आपके बहुत सारे सिस्टम बनते हैं, जैसे हम हिंदी में तंत्र कहते हैं, जैसे आपका तंत्रिका तंत्र है, इसी तरीके से आपका श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है। तो इस तरीके से जो भी आपके तंत्र मानव शरीर के अंतर्गत बनते हैं, जहाँ से आपके हर एक एग्जाम्स में, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन सभी पॉइंटों को कवर करने की कोशिश करेंगे और उन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न आपके रेंज से बाहर ना जा पाए। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ और डिजीज़, यानी स्वास्थ्य एवं रोग क्या होते हैं। तो हेल्थ एवं डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं, किस रोग का संबंध किससे होता है। पादपों के रोगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन के रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वायरस से रिलेटेड रोग है, कौन से प्रोटोजोआ से रिलेटेड रोग है, यानी कि इन सभी रोगों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें किस तरीके से रहना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके और रोगों से मुक्त रह सके। तो इन सभी गतिविधियों को जानेंगे, क्योंकि आयोग चाहती है कि आप एक अध्यापक हैं तो सबसे पहले अगर आप अपने मैकेनिज्म को समझेंगे तभी आप दूसरों को सही रास्ता दिखा पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके सिलेबस में टॉपिक रखा गया है कि स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि हेल्थ एवं डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, जहां से आपके प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं स्वच्छता एवं पोषण। स्वच्छता एवं पोषण, यानी कि जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो स्वच्छता एवं पोषण क्या होते हैं,
यानी कि आप कैसे स्वच्छ रहे ताकि आप कम बीमार पड़े, आप कम रोगों से युक्त रहे। यानी कि आप कैसे स्वच्छ रहे, जितना ज़्यादा आप स्वच्छ रहेंगे उतने ही आप कम बीमार पड़ेंगे, यानी कि रोगों से मुक्त होंगे। और आपका सही पोषण क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशंस के अंतर्गत आपके भोजन से रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि आप भोजन के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, आपका प्रोटीन, विटामिन्स। विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सभी पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पोषण के अंतर्गत बनते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस में हम भोजन को पढ़ते हैं और भोजन से रिलेटेड आप कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार है। इसके बाद आप फैट को डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बाद आप प्रोटीन को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन में कौन सा एसिड पाया जाता है, प्रोटीन कौन से एसिड से मिलकर बना होता है। उसके बाद विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम पोषण के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर आप सही तरीके से अपने न्यूट्रिशंस पर ध्यान देते हैं, अगर आप सही पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं और आप स्वच्छ रहते हैं, तो आप हेल्दी रह सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक आपको बायोलॉजी के अंतर्गत दिए गए हैं, ताकि एक अध्यापक के रूप में सबसे पहले आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ें। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से हमें रहन सहन करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सके, कम से कम बीमार पड़े, और तभी हम बच्चों को भी सही रास्ता दिखा पाए। तो इसीलिए आयोग ने आपको ये टॉपिक निर्धारित किए हैं। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है आपका स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण, यानी कि एनवायरनमेंट एवं प्राकृतिक संसाधन। यानी कि पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और प्राकृतिक संसाधन क्या है, कौन कौन से संसाधन जो प्राकृतिक है, कौन कौन से मानव निर्मित है, और किस तरीके से हमें रहन सहन करना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ कर पाए, हम सुरक्षित रह पाए और आने वाले जीवन को बेहतर ढंग से जी पाए। तो इन सभी चीज़ों को, ये जो आपके पास जो ये टॉपिक दिए गए हैं, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम जीवों की दुनिया को डिटेल में पढ़ेंगे, मानव शरीर को डिटेल में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य एवं रोगों को डिटेल में पढ़ेंगे, स्वच्छता एवं पोषण को डिटेल में पढ़ेंगे, और आपके पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये आपके बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और बायोलॉजी का जो वेटेज होता है आपका, वो भी 4 से 5 प्रश्नों का होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से बायोलॉजी में भी आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो केमिस्ट्री का वेटेज होता है वो 2 से 3 प्रश्नों का होता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 4 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से, और 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे केमिस्ट्री से। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो इन्हीं पैटर्न में पूछे जाएंगे। यानी कि फिजिक्स का आपका 4 क्वेश्चन का वेटेज होगा, बायो का आपका 4 क्वेश्चन का वेटेज होगा, और केमिस्ट्री का आपका 2 क्वेश्चंस का वेटेज होगा। टोटल अगर हम देखेंगे तो 10 क्वेश्चन हो सकता है, वो एग्जामिनर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। हो सकता है वहाँ से वो फिजिक्स से 3 क्वेश्चंस पूछे, बायो से 5 क्वेश्चंस पूछे, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे, या ये भी हो सकता है फिजिक्स से वो 5 क्वेश्चंस ले, बायो से आपके 3 क्वेश्चंस ले, और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस ले। किसी भी तरीके से इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा अगर आप एक एक मार्क्स को गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर आप सीरियस है अपने सिलेक्शंस को लेकर, तो आपको एक भी मार्क्स गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक मार्क्स के लिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे लाइन में फाइट करेंगे। अगर आप सुपर टेट में साइंस रिलेटेड 10 मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले इसके जो सिलेबस में, साइकोलॉजी का जो सिलेबस दिया गया है, जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करना। और अगर आप सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो मैंने आपको साइकोलॉजी जिस तरीके से कराए हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइंस के अंतर्गत सबसे पहले आपको कंटेंट कवर कराया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप टॉपिक वाइज कंटेंट को कवर करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद
हर एक टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको दैनिक जीवन में विज्ञान कराया जाएगा। यानी कि दैनिक जीवन में विज्ञान के अंतर्गत जो कंटेंट बनते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, उन सभी पॉइंटों को कंटेंट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। उसके बाद उस पर बेस्ड हम एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। लगभग 40 से 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट होगा हर एक टॉपिक पर बेस्ड, और उनको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और उसमें एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमें कंटेंट को कवर करना होता है, कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी विषय को करवाया है, उसी तरीके से मैं आपको साइंस विषय को भी कराऊंगा। सबसे पहले हम कंटेंट को समझेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से 1 बाय 1 टॉपिक को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे, और उसके बाद बायोलॉजी के अंतर्गत जो ये 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं, इस सेक्शंस को कवर करेंगे। और इसके बाद जैसे ही आपका ये विषय कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सिलेबस के अंतर्गत जो भी आयोग ने आपको टॉपिक्स दिए हैं, जैसे ही आपके सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो इसके तुरंत बाद हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे जो आपके साइंस पर बेस्ड होंगे, जहां से आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपके 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैक्सिमम टाइम्स आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन होगा। किसी भी तरीके से आपसे आयोग क्वेश्चंस पूछे, आप 10 में से 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट को अच्छे से कवर करना होगा विद प्रैक्टिस सेट्स के साथ। और जैसे ही आपके ये सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज को तैयार करना होगा, और इसी तरीके से आपको हर एक विषय को एक स्ट्रेटजी बनाकर उसके सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, और उन पॉइंटों को किस तरीके से कवर करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि जैसे ही मैं आपको ये दैनिक जीवन में विज्ञान का टॉपिक कराऊंगा, तो इसके अंतर्गत जो भी हम कंटेंट को कवर करेंगे उसके प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए आपके पास। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी, और आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर आप उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, तो जो क्वेश्चंस आप पढ़कर जाएंगे वो क्वेश्चंस आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। और अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन में कमी होने की वजह से ही आपसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। इसलिए आप अगर रिवाइज करके चलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और जिस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। और जिस तरीके से आपको साइकोलॉजी में कराया गया है, अभी आपके साइकोलॉजी में सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैंने 1 बाय 1 कवर कराए हैं विद प्रैक्टिस सेट्स के साथ। और अब हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। इस टेस्ट सीरीज में लगभग साइकोलॉजी में आपको 1000 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो टेस्ट सीरीज में आपके 1000 प्लस प्रश्न होंगे स्टूडेंट्स, वो प्रश्न आपके डीएलएड प्लस बीएड में पीआरटी लेवल पर पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों का कलेक्शन होगा जो कहीं ना कहीं आपके एनवीएस में, केवीएस में, DSSSV में, सुपर टेट में सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपी टेट में पूरा का पूरा यूपी टेट आपके इन्हीं प्रश्नों से बनता है, क्योंकि वो आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम पर बेस्ड होते हैं, और डीएलएड के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को ही मैंने आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप इन टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और साइकोलॉजी के सभी टॉपिक्स और कंटेंट और प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप साइकोलॉजी में 30 में से 30 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको साइंस को भी स्ट्रेटजी बनाकर तैयार करना होगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो आप साइंस में भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एसएसटी ऐसा विषय होता है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न उनके
के रेंज में बनते हैं। लेकिन जो सुपर टेट में साइंस का सिलेबस होता है वो कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को आप तभी कर पाते हैं जब आप उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस चीज़ पर मैं आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूं, उस चीज़ को भी आप समझ पा रहे होंगे और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी को जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो भी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो सभी पॉइंट्स, वो सभी स्ट्रेटजी आप समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के कंटेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।